जय हिंद, गुड नाइट, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग स्टेशन 25। आई एम सावन वर्मा। नेक्स्ट जो पहला वीडियो बना था मशीन सेकेंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, उसमें सिलेबस रिव्यू किया गया था। क्या क्या सब सिलेबस है, कितने चैप्टर पढ़ना है, कितने चैप्टर नहीं पढ़ना है, सभी डिस्कशन पहले वाले वीडियो में हो गया था। आज दूसरा लेक्चर है, इसमें मशीन चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। पहला चैप्टर मशीन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, सभी डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। मशीन जैसा कि नाम से सभी लोग जानते हैं मशीन क्या होती है। मशीन वह होती है जो इसमें रोटेटिंग पार्ट होता है, तभी वह घूमती है, तभी चलती है। और जो मशीन होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मशीन का ही वर्क होता है कि इसमें मशीन में एक रोटेटिंग पार्ट होता है, एक स्टेटिंग पार्ट होता है। तो आओ देखते हैं मशीन क्या होती है। सभी लोग बेसिकली में जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों इसको लिखे हैं पहली हेडिंग। तो ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता चाहे वह कार्य स्थितिज हो या गतिज, मतलब कि चाहे वह कार्य स्थिति मतलब रुका हुआ हो, स्टेटिंग पॉइंट हो या रोटेटिंग पॉइंट हो, किसी भी कोई भी कार्य हो, चाहे स्टेटिंग पॉइंट हो चाहे रोटेटिंग पॉइंट हो, कोई भी हो, मशीन दो ही वर्क करती है। एक स्टेटिंग पॉइंट होता है, एक रोटेटिंग पॉइंट होता है, इसीलिए इसको लिखा गया कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आओ मशीन पहले से 3 फेस इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर यही है, 3 फेस इंडक्शन मोटर। 3 फेस इंडक्शन मोटर पढ़ने से पहले आओ हम जान लेते हैं फैराडे लॉ। फैराडे ने इंडक्शन का सिद्धांत दिया, तो फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। फैराडे ने क्या नियम दिया था प्रेरण के लिए, चुंबकीय प्रेरण के लिए, क्योंकि जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है, मोटर कोई भी मोटर हो, वह फैराडे के लॉ पर ही वर्क करती है। और जो ट्रांसफार्मर होता है वह भी फैराडे के लॉ पर कार्य करता है। तो अब फैराडे का लॉ हम लोग देख लेते हैं। फैराडे ने कहा था जब कोई मतलब सर्किट है, जब उसमें कोई भी सर्किट है, उसमें जब करंट प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण मतलब चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित होने लगता है। वही चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर को ही फैराडे लॉ कहते हैं। आओ देख लेते हैं, जब वही लिखा गया इसमें भी देख लो। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में मतलब कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाता है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो उसके सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न, मतलब जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट प्रवाहित करेंगे तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आप स्वयं देख लो। और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा जा रही, तो करंट कैरिंग कैपेसिटर जो होता है उसके कारण ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे ने वही बताया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो सभी लोग बेसिकली, क्योंकि वह इंटर की बात है, इंटर में आप लोग पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल में भी था। और वह विद्युत धारा का अप्रोच मतलब विद्युत धारा का विरोध करती है। यह लेंज का नियम कहता है, मतलब लेंज का नियम, इसी में लेंज का भी नियम कहता है, क्योंकि जो विद्युत धारा का विरोध करती है उसे लेंज का नियम कहते हैं। लेंज ने क्या कहा था, जब किसी परिपथ में करंट प्रवाहित करेंगे तो जो इंड्यूस्ड करंट मतलब प्रेरित धारा होती है, वह उसी का विरोध करती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई रहती है। लेंज ने यही कहा था। तो लेंज का सूत्र लेंज ने कहा E=-d∅dt 3 फेस इंडक्शन मोटर के लिए। तो 3 फेस इंडक्शन मोटर क्या है, कैसे वर्क करती है, आओ देख लें। 3 फेस इंडक्शन मोटर
थ्री फेस इंडक्शन मोटर बेसिकली सभी लोग जानते हैं यार। थ्री इंडक्शन मोटर है, कोई भी मोटर है, जब उसमें सप्लाई ही नहीं दोगे तो कहाँ से वह ऑन होगी, अपने रोटेटिंग में रोटेट करेगी। मशीन से अगर हमें काम लेना है तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो ज़रूरी है ना, इलेक्ट्रिकल सप्लाई तो देना ही पड़ेगा। थ्री फेस इंडक्शन मोटर का परिचय देख लो। थ्री फेस एसी सप्लाई पर कार्य करने वाली वह रोटेटिंग मशीन है। मतलब जो इंडक्शन मोटर होती है रोटेटिंग करती है भैया, और घूमती है ना यार, इसीलिए रोटेटिंग मशीन है। जो इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, वही अभी बताया कि इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्योंकि थ्री फेस इंडक्शन पढ़ रहे हैं तो इंडक्शन मतलब इंडक्शन है तो इंडक्शन पर ही वर्क करेगी। थ्री फेज पावर को मैकेनिकल पावर में बदलती है, और जो एसी सप्लाई देते हैं वह मैकेनिकल में बदलती है। मैकेनिकल में बदलेगी तभी तो हम लोग उसका यूज कर पाएंगे, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर कहलाती है। बस कुछ नहीं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर थ्री फेज एसी सप्लाई पर चलती है। इसमें इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है, और यह एसी पावर सप्लाई को मैकेनिकल में बदल देती है। हो गया इंडक्शन मोटर, और क्या कुछ। आओ हम सिंगल फेज और थ्री फेज इंडक्शन मोटर की साइकिल देख लेते हैं कैसे वह वर्क करती है। सिंगल फेज देख लीजिए, सिंगल फेज का साइकिल इस तरह बनेगा। अल्टरनेटिंग साइकिल हो गया, यहाँ से उठेगी, एक बार लीड पर जाएगी, उसके बाद वह शून्य पॉइंट पर आ जाएगी। और ये निगेटिव साइड का है। तो जो सिंगल फेज है, अगर सिंगल फेज पता रहेगा तो थ्री फेज भी पता रहेगा। यह साइकिल वही लिखा हुआ है, यह साइकिल सिंगल फेज पर वर्क करती है। और सिंगल फेज जो होती है उसमें यदि मनुष्य को किसी प्रकार से झटका लग जाता है करंट का, तो शॉक लग जाता है, तो उसमें बचने की संभावना रहती है। बट थ्री फेज में ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर आपके शरीर में टच हुआ तो भाई थ्री फेज रहती है, बहुत खतरनाक होती है, आपको छोड़ेगी नहीं। तो दूसरा पॉइंट वह लिखा है, इसमें विद्युत धारा शरीर में लगने पर कम खतरा होता है। आप जानते हैं कि सिंगल फेज से कम खतरा रहेगा, क्योंकि वह एक बार लीड होने के बाद वह शून्य अवस्था पर आएगी। इसीलिए यह एक बिंदु से उठने के पश्चात कुछ समय बाद शून्य अवस्था में वही आए। अभी जो बोले कि मतलब वह एक बार शून्य से उठकर एक बार लीड पे आएगी, फिर वह पुनः शून्य पर आ जाएगी। इसी वजह से सिंगल फेज जो मोटर होती है उसमें मनुष्य को खतरा कम रहता है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर देखते हैं। ये देखो, ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर की साइकिल है, और आप देख लो ये थोड़ा हमारे कॉपी में सही से बना नहीं हुआ है। और ये रोटेटिंग साइकिल है, जो RMF उत्पन्न होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 3/2 ओमेगा है। और आप देख लो, जब थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई एक लीड पर रहेगा तो एक लैग पे रहेगा, एक शून्य पे रहेगा तो कोई लीड की अवस्था में रहेगा बस। तो देख लो, ऐसे भी यह साइकिल थ्री फेज पर कार्य करती है, क्योंकि इसमें RYB मतलब थ्री फेज के लिए RYB 3 ही कोड होता है, जो नॉर्मली होता है RYB पर ही सब में लिखा हुआ रहता है RYB। और यह धारा शरीर में लगने का बहुत ही खतरनाक होता है। अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर या थ्री फेज की सप्लाई जिसको बाई चांस से पकड़ ली हो तो समझ लो उसको मार ही डालेगी, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए ना, और क्योंकि यह जब कोई बिंदु अभी जो बताया कि यदि कोई बिंदु 0 पर रहेगा तो कोई लीड पर रहेगा, वही अभी, क्योंकि इसमें जब कोई बिंदु शून्य बिंदु पर होता है उस वक्त कोई बिंदु पीक वोल्टेज पर होता है। अभी वही बताया कि जब कोई शून्य पर रहेगा तो कोई पीक वोल्टेज पर। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की जो ये डायग्राम है सही से नहीं बना हुआ है, रुको मैं बना के दिखाता हूँ, आप लोगों को समझेगा। आओ हम देख लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर की संरचना कैसी होती है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है या कैसे बना हुआ होता है। इसमें एक रोटेटिंग पार्ट होता है, स्टेटिंग पार्ट होता है, स्टेटर होता है, सभी लोग जानते हैं। तो देख लो, इस प्रकार की मोटर में स्थिर तथा रोटेट होने वाली प्रणाली उपलब्ध है। वही बताए कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो, उसमें एक भाग रोटेटर होता है और एक स्टेटर होता है। और रोटर में भी अलग अलग पार्ट होते हैं और स्टेटर में भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो रोटर क्या होता है? रोटर मतलब रोटर एक स्थिर भाग होता है जो
रोटर होता है वह घूमता नहीं है, जो स्टेटर होता है वह घूमता नहीं है, जबकि रोटर वह रन करता रहता है और रन करता रहता है। स्टेटर जो होता है 3 फेज इंडक्शन मोटर का बाहरी भाग होता है। अभी वही बताया कि बाहरी भाग होता है जो स्थिर रहता है, मतलब जो स्थिर रहता है, घूमता नहीं है, उसका घूमने के कारण वह हमेशा स्थिर अवस्था में रहेगा और मोटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। और जो स्टेटर होता है, स्टेटर में ही कॉइल भरी रहती है, तो स्टेटर में जो कॉइल भरी रहती है उसी के जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, स्टेटर कहलाता है। सबसे आसान लैंग्वेज में कुछ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है बस, और यह स्थिर भाग होता है बस, स्टेटर कहलाता है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं और उसके मुख्य भाग देख लेते हैं। रोटर मोटर जो स्टेटर होता है उसमें नॉर्मली पाँच पॉइंट होते हैं, 5 भाग होते हैं। एक रोटर फ्रेम हो गया, एक रोटर कोर हो गई, और रोटर जो होते हैं जो स्टेटर के नॉर्मली 5 भाग होते हैं। स्टेटर फ्रेम हो गया जिसे योक कहते हैं, और स्टेटर कोर हो गया। जो स्टेटर कोर जो होते हैं वह लिमिनेटेड, इससे सिलिकॉन स्टील की पत्तियाँ जो होती है वह लिमिनेटेड करके बनाई जाती हैं, उसे ही रोटर कोर कहते हैं। और वाइंडिंग जो होती है, आप कभी भी दुकान पे गए होंगे तो या आपके घर में फैन होगा तो स्टेटरे में जो बाइंडिंग की हुई रहती है वो स्टेटरे में की हुई होती है। आप स्वयं देखे होंगे, कई लोग देखे होंगे, लेकिन वह 3 फेज इंडक्शन मोटर नहीं है भैया, वह पंखा है, लेकिन बाइंडिंग उसी प्रकार हुई रहती है। और जो उसके बाद बाइंडिंग हो गई, उसके बाद इंड कवर होता है। इंड कवर जो होता है मशीन का, मतलब जो दोनों पार्ट होता है, बाहरी भाग इंटरनल भाग को ढकने के लिए होता है, क्योंकि नहीं तो इंटरनल भाग ढका ही नहीं रहेगा तो खतरा हो सकता है याद। और बियरिंग हो गई, बियरिंग मतलब जिस पर शाफ्ट स्थित रहता है वही बियरिंग होती है। बियरिंग नहीं रहेगी तो घूमेगा ही नहीं जिसमें रोटर होता है। अब हम देख लेते हैं स्टेटर फ्रेम क्या होता है। स्टेटर फ्रेम या कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन का बना होता है, इसकी संरचना खोखलेकार संरचना की होती है। जो स्टेटर फ्रेम होता है खोखलेकार का ही होता है, योग जिसे कहते हैं। कास्ट आयरन का बना होता है, इसका निचला सिरा बेस के रूप में स्थापित हो, जो इसका निचला सिरा होता है बेस के रूप में स्थापित होता है। अगर बेस ही नहीं रहेगा तो मोटरिया को क्या टांगोगे क्या, इसीलिए बेस के रूप में स्थापित। बेस मतलब आधार होता है, आप लोग जानते हैं। और भारी मोटरों का स्थानांतरण के मतलब जो बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसमें एक आई बोल्ट का प्रयोग किया रहता है। आई बोल्ट की मदद से हम मशीनों को, जो बड़ी बड़ी मोटरें होती हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह तक स्थानांतरण कर सकते हैं। अब स्टेटर कोर देख लें। स्टेटर फ्रेम के अंदर सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लिमिटेड पत्तलों को निर्मित एक बेलनाकार संरचना स्थापित किया। अभी बताया कि जो स्टेटर फ्रेम होता है वह सिलिकॉन स्टील की पतली पतली लेमिनेटेड पत्तलों से निर्मित होता है। इसकी संरचना जो होती है बेलनाकार होती है। स्टेटर कोर अगर नहीं रहेगा तो उसमें स्टेटर कोर जो होता है उसमें स्लॉट कटे रहते हैं जिसमें बाइंडिंग की जाती है, जो मोटर का स्टेटर कोर कहलाती है, वही जो मोटर का स्टेटर कोर कहलाती है। इसका कार्य मोटर में मैग्नेटिक फील्ड के लिए लो रिएक्टेंस का प्रतिघात प्रदान करना। रिएक्टेंस आप आगे वीडियो में देखेंगे, अगले टॉपिक में उसमें रहेगा। रिएक्टेंस का मतलब जेड कहते हैं, Z=R2 प्लस X2 अंडर रूट में रहता है। रिएक्टेंस यही होता है और यही काम करते हैं, मतलब स्टेटर कोर का जो काम होता है मोटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड और लो रिएक्टेंस प्रदान करना होता है, ताकि हमारी मोटर है उसमें कोई खराबी ना हो, फॉल्ट ना आए। इन सब से बचने के लिए लो रिएक्टेंस का होना भी ज़रूरी है। स्टेटर बाइंडिंग की बात करें तो स्टेटर कोर इंसुलेटेड कॉपर वायर से निर्मित कॉइल स्थापित की होती है। स्टेटर कोर मतलब वही अभी जो बताया, स्टेटर कोर पर इंसुलेटेड कॉपर की वायरिंग से निर्मित होती है जिसे कॉइल स्थापित होती है। अभी बताए ना, स्टेटर जो होता है स्टेटर कोर जो होता है उसमें स्लॉट कटे रहते हैं जिसमें बाइंडिंग की हुई होती है, वही बात है। स्टेटर कोर पर इंसुलेटेड कॉपर, चाहे कॉपर की बाइंडिंग हो या एल्यूमिनियम की, कॉपर की बाइंडिंग बेहतर रहती है एल्युमिनियम की अपेक्षा, क्योंकि उसका जीवन काल भी अच्छा होता है और काफ़ी दिनों तक वैल्यू भी रहती है। और जो
क्रमशः एक दूसरे पर 120 डिग्री पर होती हैं। जो स्टेटर वाइंडिंग में कॉइल भरी होती है वे एक दूसरे से 120 डिग्री पर रहती हैं। इंड कवर जैसा कि नाम से ही पता रहा, इंड कवर यह इंटरनल पार्ट को ढकने के लिए होती है। इंड कवर इंटरनल पार्ट को ढकने के लिए इंड कवर को फ्रेम पर स्थापित किया जाता है। यह कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है। इंड कवर भी कास्ट आयरन या सिलिकॉन स्टील का बना होता है। और वही बताया कि इंटरनल पार्ट को ढकने के लिए सबसे आसान लैंग्वेज में एकदम आसान। और बियरिंग की बात कर लेते हैं। बियरिंग क्या होती है? बियरिंग दोनों इंड कवरों के बीच वह रिंग टाइप की संरचना जिस पर मोटर के सॉफ्ट स्थिर होती है, बियरिंग कहते हैं। सबसे आसान मतलब इंड कवर पर ही मतलब बीच में जगह रहती है जो मतलब रिंग की संरचना की तरह रहती है जिस पर मोटर का शाफ्ट स्थित रहता है, बियरिंग कहलाती है। और बियरिंग जो होती है वह 3 प्रकार की होती है बेसिकली। एक बॉल बियरिंग हो गई, बुश बियरिंग हो गई, रोलर बेयरिंग हो गई। बॉल बियरिंग और बुश बियरिंग, अगर आप में से कोई दुकान पे जैसे इलेक्ट्रिकली दुकान पे रहा हो या गया हो, कुछ दिन काम किया हो, उसे पता होगा बॉल बियरिंग और बुश बियरिंग देखा भी हो। ये बेसिकली उसे नॉलेज के लिए थी और इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कभी कभार पूछ लेते हैं हमें बस, और कोई दिक्कत नहीं है। 3 प्रकार की होती है ना, ध्यान दिए रहे कि बॉल बियरिंग होती है, बुश बियरिंग होती है, रोलर बेयरिंग होती है, बस।